when light incident obliquely, लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है? ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। ऑब्लिकली इंसिडेंट होने का मतलब है बच्चों कि इंटरफेस जो है हमारा, उस इंटरफेस के पे ना वो 90 डिग्री के एंगल बना के नॉर्मली इंसिडेंट, ये हम अगर इंटरफेस कंसिडर करें तो लाइट इस पे ना ही नॉर्मल इंसिडेंट हो, ना ऐसे इंसिडेंट हो और ना ग्रेजिंग इंसिडेंट हो। मीन्स सरफेस से पैरेलल नहीं इंसिडेंट होना है और सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा, तब ऐसे इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे? ऑब्लिक इंसिडेंट। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नीदर इक्वल्स टू 0 डिग्री और नो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ऐसे हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। मान लिया जाए ये मैंने एक इंटरफेस कंसिडर किया है, सच दैट दिस इज अ मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2। मीडियम 1 को मीडियम 2 सेपरेट कर रहा है और इस पे हम लोगों ने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया यहाँ से। अब लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट हुआ है तो इस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल इस बात को इंडिकेट करेगा व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे गई है ये इंसिडेंट रे है। सो अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है सच दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज नॉट इक्वल्स टू मीडियम 2, तो लाइट अपने पाथ, जो इसका पाथ होना चाहिए, वो लाइट की क्या प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो अपने स्ट्रेट लाइन की जो पाथ है, ये इसकी जो पाथ बनेगी, इस पाथ से लाइट हमारी बेंड हो जाएगी। अगर हम इसके पाथ को ऐसे डिफाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2 such that refractive index of two medium are not equal, then the light will not trace its original path. It will bend, and the bending of light is such a way that it either moves away from the normal or moves towards normal. इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो लाइट को हम लोगों ने इंसिडेंट कराया मीडियम 1 से और लाइट दूसरे मीडियम में गई है, तो दूसरे मीडियम में जाएगी तो पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। साथ में हम ये कहें कि अगर वो ऑब्लिक इंसिडेंट होगी तो वो अपने पाथ को ही, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से वो बेंड हो जाएगी। अब ये बेंडिंग दो तरह की हो सकती है। ये या तो बेंडिंग नॉर्मल से दूर होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, लाइट को जाना चाहिए था यहाँ लेकिन अब वो नॉर्मल से दूर गई, और या तो बेंडिंग नॉर्मल की तरफ होगी। यही हम जानते हैं कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। ठीक है, तो इस कब लाइट बेंड होते समय, जब लाइट इंसिडेंट होगी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो ऐसी कंडीशन हमें जाननी है कि कब लाइट अपने पाथ में ना जाके अपने पाथ से, नॉर्मल ये है और नॉर्मल से दूर चली जाएगी, और कब नॉर्मल की तरफ आएगी, इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कहें व्हाट विल हैपन इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली it will bend from its original path। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी? पाथ से बेंड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ बेंड होगी? इन मीडियम 2, मीडियम 2 में बेंड होगी। ठीक है, अब बेंडिंग हुई है तो बेंडिंग मैं बता रहा हूँ, दो तरह की बेंडिंग होगी। पहली बेंडिंग क्या है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या है बच्चों? तो अभी हम कहेंगे इंटरफेस हमारा ये है, ये लाइन हमने कह ली, इट इज़ इंटरफेस। और व्हाट इज़ इंटरफेस? जो मीडियम को दो पार्ट में सेपरेट करता है, द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम।
उस इंटरफेस पे जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से जिस जगह पे लाइट जाके स्ट्राइक करी है इंटरफेस को, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस अगर हम ड्रॉ करें तो दैट लाइन इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल टू द इंटरफेस। और इस नॉर्मल टू द इंटरफेस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन डैश से। सो एन डैश इज नॉर्मल टू इंटरफेस। अब इसका मतलब इंटरफेस और एन डैश के बीच में एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमने कहा कि बेंडिंग दो तरह की होगी और वो बेंडिंग कैसी होनी चाहिए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स अवे फ्रॉम एन डैश से, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं कि लाइट की पाथ यहाँ होनी चाहिए थी। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट सीधी चली जाती, बट रिफ्रैक्शन होने के कारण हम देखें नॉर्मल ये है तो नॉर्मल से दूर रे चली गई और ये रे इस पॉइंट पे पहुंच गई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि लाइट बेंड हो टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आगे कब नॉर्मल की तरफ होगा और कब नॉर्मल से दूर होगा, इसी को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिया गया स्नेल्स लॉ, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स ने इसे किया तो हम इसको स्नेल्स लॉ भी जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन बाय, किसने दिया इसे? बाय स्नेल्स। ठीक है, इसलिए हम इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली पॉइंट हम ये जानेंगे बच्चों, फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है इंसिडेंट रे दिस वन, रिफ्रैक्टेड रे either this one or this one, and normal lie on incident ray, refracted ray and the normal all lie in same plane, in same plane। एक ही प्लेन में ये तीनों के तीनों लाई करते हैं और जिस प्लेन में वो लाई करेंगे कॉल्ड, उस प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड दैट प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट ये जानेंगे, अब इसको समझने के लिए पहले फर्स्ट लॉ को जान लेते हैं कि मान लेते हैं हमने एक इंटरफेस कंसीडर किया है और वो इंटरफेस हमने कुछ ऐसे कंसीडर कर लिया, लेट इट विल बी द इंटरफेस। तो ये हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है एक मीडियम, दैट मीडियम इज कंसीडर्ड टू बी डेंसर, एक डेंसर मीडियम, और ये है रेरर मीडियम। इसके एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में ये रखा हुआ है, जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है, वो हम कंसीडर कर ले कि वो एक रेरर मीडियम है। अब अगर हम ये जो लाइन ड्रॉ कर रखे हैं, दिस लाइन इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल एंड डैश में इसको नॉर्मल कंसीडर कर रखा हूँ ओवर दिस टॉप फेस, ये हमने टॉप फेस कंसीडर कर रखा है इसका। ठीक है, दिस वन इज टॉप फेस। अब देखेंगे दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी, जहाँ पे हमारे नॉर्मल पे ये लाइन गई है, ये रेज गया है, दिस रे इज कंसीडर्ड टू बी इंसिडेंट रे, हम इसे इंसिडेंट रे का नाम दे दें। लाइट इंसिडेंट हुई, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कंसीडर्ड टू बी एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। अब लाइट इस पे गिरी है, यहाँ पे गिरने के बाद लाइट हमारी इंसिडेंट हो गई मीडियम के अंदर, और मीडियम के अंदर इंसिडेंट हुई है, तो हम ये कह सकते हैं इनके बीच में जो ये एंगल बना होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
This angle is called angle of refraction and this ray is called refracted ray. लाइट इंसिडेंट हुई मीडियम 1 से जो कि रेयर है, कहाँ गई है? डेंसर मीडियम में. ये लाइट हम देख रहे हैं यहाँ पे एंड दिस रे इज कंसिडर्ड टू बी refracted ray and this angle is called angle of refraction. This angle is called angle of incident and this one is normal. Now पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो अब इसके प्लेन को डिफाइन करना चाहेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और ये हमारा नॉर्मल हो गया. तो अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करना चाहें तो हम यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जिस प्लेन में हम ऐसे वे यहाँ से एक प्लेन डिफाइन करें. तो ये प्लेन एक ऐसा बन सकता है जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल तीनों के तीनों लाई करे. तो ये वो प्लेन होगा, जिस प्लेन में हम कह सकते हैं हमारी नॉर्मल भी टच हो रही होगी, इंसिडेंट रे भी टच हो रहा होगा और रिफ्रैक्टेड रे भी टच हो रहा होगा. और इसी प्लेन को हम किसका नाम दे देंगे? रिफ्रैक्टिंग प्लेन. ठीक है, ऐसा प्लेन हमें एक कंसिडर करना है. एक प्लेन शीट ऑफ पेपर कंसिडर कर ले और प्लेन शीट ऑफ पेपर को ऐसे हम रखें कि वो नॉर्मल को भी टच कर रहा हो, ये हमारे नॉर्मल को भी टच कर रहा हो, ऐसे इंसिडेंट रे भी उसको टच कर रहा हो और रिफ्रैक्टेड रे भी टच कर रहा हो. तो ये जो प्लेन यहाँ बनेगा दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ जाना कि प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है. ठीक है, अब इस प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जानने के लिए मैं फिर से यहाँ पे वो स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर दूँ. तो ये कह ले कि ये हमने कंसिडर कर रखा था, दिस वन इज नॉर्मल और दिस इज इंसिडेंट रे और यहाँ हम मीडियम के अंदर लाइट को लेके आए थे यहाँ पे और इसको हम लोगों ने कह लिया ये रिफ्रैक्टेड रे है. दिस वन इज कंसिडर टू बी नॉर्मल एंड एंडर्स. ठीक है, तो सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे कहाँ बना है? रेयर मीडियम में. रिफ्रैक्टेड रे कहाँ, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ बना है? तो हम कहेंगे डेंसर मीडियम में. तो स्नेल्स के हिसाब से इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे जहाँ इंसिडेंट हुई है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी म्यू आर. और ये जो एंगल बना हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसकी साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन वैल्यू ऑफ एंगल whether it is incident or refracted is numerically equals to the product of refractive index of medium 2 and sine value of angle that is obtained in medium 2, जिसको हम लिख सकते हैं sin r. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर इस मीडियम, ये यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोगों को समझ में आए तो हम ये कह सकते हैं कि पहला मीडियम हमारा रेयर था और यहाँ जो एंगल बना था वो रेयर मीडियम में कौन सा एंगल बना था? एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो हम और इंटरफेस क्या है? तो हम कह सकते हैं दिस इज द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम. दो मीडियम के बीच का इंटरफेस यही है. तो स्नेल्स ने अपने सेकेंड लॉ में ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की और जो भी एंगल बना हुआ है इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, उसकी साइन वैल्यू का प्रोडक्ट इंटरफेस के दूसरे साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें बने हुए एंगल्स के साइन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर रखे हैं दैट इज म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू साइन आर. और यहाँ पे भी देखें तो ये एंगल कहाँ बन रहा है? दिस एंगल इज म्यू वन में. सो यहाँ के रिलेशन में कहें तो हम कह सकते हैं म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू ये एंगल, ये वाले एंगल या ये वाले एंगल कहाँ बने हुए हैं? तो हम कहेंगे मीडियम 2 में दैट इज म्यू 2 इंटू साइन आर. ये लिखा जाएगा और इसी रिलेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है. ठीक है, तो साइन म्यू आर इंटू साइन आई, इसको हम दो अलग अलग मीडियम कंसिडर कर ले तो हम ये कह सकते हैं म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू साइन आर. अब
एंगल आई कहाँ बना है? मीडियम 1 में। एंगल आर कहाँ बना है? मीडियम 2 में। और इसी रिलेशन को हम आगे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को क्या लिखा जा सकता है? म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमें क्या मिलता है कि रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू a constant and that constant is called refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? refractive index of medium। ओके, अब इसके बेसिस पे हम सेकेंड लॉ जो है उसमें कंक्लूजन डिराइव करेंगे। जैसे हमने कहा कि केस नंबर 1, 2 का केस नंबर 1 ले ले 2a, और हम ये कहें कि लाइट इंसिडेंट हो रही है मीडियम 1 दैट इज रेयर टू मीडियम 2 दैट इज डेंसर, और हमने लाइट को इंसिडेंट कराया यूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज कंसिडर्ड टू बी आई। अब हमें यह जानना है कि इन दोनों में से कौन सा पाथ लाइट ट्रेस करेगी। ये पाथ तो हो नहीं सकती क्योंकि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, और अभी हम लोगों ने कहा है कि ऑब्लिक इंसिडेंट होगी तो लाइट क्या होने वाली है? बेंड होने वाली है। तो या तो रे इधर जाएगी या तो रे इधर जाएगी, हमें ये जानना है। अब इन दोनों में से पहली कंडीशन होने वाली है या दूसरी कंडीशन होने वाली है, ये हम जस्टिफाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से देखा जाए बच्चों, तो पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू आर साइन वैल्यू ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू साइन वैल्यू ऑफ एंगल आर। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट राइट साइड के प्रोडक्ट के बराबर है, और साथ में हम एक और चीज़ जान रहे हैं कि म्यू डी की वैल्यू म्यू आर से ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो प्रोडक्ट इक्वल होने के लिए इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर हम कह लें कि x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ऐसा कह ले, और हम ये कह रहे हैं x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो अगर x की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू अगर हम 2 कंसीडर कर ले तो b को क्या होना पड़ेगा बच्चों? तो आप कहोगे ओवरऑल रिजल्ट 20 होने के लिए b को 4 होना पड़ेगा। तो अभी मैंने यही कहा कि x की वैल्यू साइन आई की वैल्यू, यहाँ पे अगर रिलेशन देखें तो अगर लेफ्ट साइड के इक्वेशन में एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में बड़ी है तो दूसरे की वैल्यू पहले के रिस्पेक्ट में बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन देखा जाए तो 10 आइडेंटिफाई करा जाए तो 10 साइन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और म्यू आर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इधर म्यू आर की वैल्यू कम है तो इधर म्यू डी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, और हम ये देखें इस रिलेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट में प्रोडक्ट पाने के लिए अगर म्यू डी म्यू आर से बड़ी हो रही है तो साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज़्यादा होना चाहिए। साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज़्यादा होना चाहिए, तो साइन आई अगर ये एंगल बना रहा है तो साइन आर का ये एंगल नहीं, ये एंगल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, 2 का बी। अब लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं डेंसर से, दैट इज म्यू डी टू म्यू आर। लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से हमने इंसिडेंट करवाया, दिस एंगल इज आई। अब उसी रिलेशन के हिसाब से देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी एंगल ऑफ इंसिडेंट से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे ये एंगल आर हो जाएगा और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो हम कहेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड away from normal, नॉर्मल से
दूर बेंड होगी। तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं डिफरेंट केसेस को स्टडी कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ कहा जाए तो इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ इसकी वेलोसिटी v2 है। तो वेलोसिटी का रिलेशन हम पहले जान रखे हैं और उस वेलोसिटी का रिलेशन वेवलेंथ से भी हो सकता है। तो अभी तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेलोसिटी और वेवलेंथ से जानते थे, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से भी जान गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब हम एक छोटा सा केस और जानेंगे कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों के बीच का थोड़ा सा एक छोटा सा रिलेशन है, और उस पॉइंट को हम नोट करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कि रिफ्लेक्शन is a special cause of refraction. Reflection is a special case of refraction in which refractive index, हमें ये प्रूव करने के लिए कहा जाए कि प्रूव करना है, prove that reflection is a special case of refraction in which mu is equals to -1। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ये है हमारा प्रूफ, और इसके सॉल्यूशन को देखें तो मान लिया जाए ये हमने एक इंटरफेस कंसीडर कर रखा है और ये एक लाइट इंसिडेंट हुई एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और लाइट इधर चली गई एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें ये बात मालूम है कि बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और अगर हम साइन वैल्यू ऑफ एंगल्स निकालना चाहें तो साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और अगर हम साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, इट इज़ एन एंगल मेड फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस एंगल को अगर हम देखें तो नॉर्मल से ये एंगल, इधर वाला जो एंगल बना हुआ है, दैट एंगल इज टेकन टू बी एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस एंगल इज टेकन टू बी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ आर। और अगर साइन से हम दोनों तरफ साइन पुट कर ले तो साइन आई इज इक्वल्स टू माइनस साइन आर, और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू -1। और अभी हम पीछे जान रखे हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू। सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है वो क्या है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, रिफ्रैक्टिव मीडियम और इंसिडेंट मीडियम। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू म्यू। तो ये वैल्यू हमारे म्यू के बराबर हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू कितना है, म्यू इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये पॉइंट हम प्रूफ कर लिए कि रिफ्लेक्शन इज ए स्पेशल कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच म्यू इज इक्वल्स टू -1। नाउ अब हम ये जानेंगे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन जान लिया है, अब आगे के केसेस देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी मीडियम सच दैट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम इज प्लेन। एक रिफ्रैक्टिव मीडियम लेते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी मीडियम 1 से और मीडियम 2 में, और जिस मीडियम में वो इंसिडेंट हुआ है उसकी बाउंड्री कैसी है, उसकी बाउंड्री हम लोगों ने प्लेन कंसिडर कर रखी है, प्लेन बाउंड्री में इंसिडेंट करेगी, और इस प्लेन बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब। इसका एक स्ट्रक्चर जानेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लास स्लैब के पास होता है। तो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो जानना है वो रिफ्रैक्शन थ्रू
प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस में पहला सरफेस क्या है, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।